सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में। निकी को हवेली पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। उन लोगों ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखना चाहा, सामने दरवाजे पर वही कलश उनका स्वागत कर रहा था, जिसे लेकर वो लोग रेगिस्तान गए थे। निकी हैरान होकर बोली, ये कलश ये यहाँ कैसे पहुंचा? हम लोगों ने तो इसे रेगिस्तान में ही छोड़ा था। बूढ़ी माई ने जैसे ही कलश देखा, कांपती आवाज में बोली, डायन ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया से, अब तो हवेली में वो जरूर आवेगी। निकी के साथ साथ सभी के चेहरे पर भय नजर आने लगा था। उसी समय सामने का दरवाजा खुला और सुमित्रा बाहर निकलती हुई बोली, अरे ये मेरा वाला कलश है, नौकरानी से मंगवाया था, लगता है गलती से यहाँ छूट गया होगा। सभी ने परेशानी भरी नजरों से सुमित्रा की तरफ देखा और फिर निकी बोली, माँ जी ये आपका कलश है? सुमित्रा निकी की तरफ देखती हुई बोली, हाँ ये मेरा कलश है, क्यों? निकी ने राहत की सांस ली और बोली, नहीं माँ जी, हम जो कलश यहाँ से लेकर गए थे, मुझे लगा कि कहीं वही वापस न लौट आया हो। सुमित्रा मन ही मन सोचती हुई बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर ये सच है और मैंने तुम लोगों को बता दिया तो डर के मारे कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए सच ना ही बताऊं तो अच्छा रहेगा। उन्हें सोचते देख निकी बोली, माँ जी क्या सोचने लगी आप? सुमित्रा घबराती हुई बोली, कुछ नहीं, तुम लोग अंदर आ जाओ। निकी और बाकी औरतें हवेली के अंदर प्रवेश कर गईं। निकी अंदर आती हुई बोली, अब आगे कौन सी रस्म निभानी है माँ जी? सुमित्रा बोली, अब तुम्हें कुछ दिनों तक कोई रस्म नहीं निभानी है, अब तुम आराम कर सकती हो। निकी खुश होती हुई बोली, क्या सच में? फाइनली मुझे छुटकारा मिल गया। सुमित्रा बोली, नहीं, हम एक हफ्ते का इंतजार करेंगे, अगर डायन नहीं आती है तो हम अगली रस्म की शुरुआत करेंगे। निकी बोली, 7 दिन ही क्यों माँ जी? सुमित्रा बोली, क्योंकि डायन 7 दिन छोड़कर ही अपना दिन चुनती है। निकी ने अपनी दुविधा जाहिर करते हुए कहा, और अगर डायन 7 दिन बाद आ गई तो क्या रस्म बंद हो जाएगी? सुमित्रा बोली, नहीं, जब से डायन आएगी तब से ही रस्म की शुरुआत हो जाएगी, या फिर जैसा डायन चाहेगी वैसा ही होगा। वैसे सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता कि डायन आने के बाद क्या होगा, लेकिन हमने कभी डायन को नहीं देखा है। निकी के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। वो बड़बड़ाती हुई बोली, अगर डायन यहाँ आ गई तो कहीं इस जगह को भी रेगिस्तान न बना दे। वो वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ सौदामिनी अपने रूम में अकेली थी और किसी से फोन पर बातें कर रही थी। वो बोली, हाँ मैं बस करीब हूँ, कुछ प्रॉब्लम है उसे ही सॉल्व करने में लगी हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे रिजल्ट चाहिए। सौदामिनी बोली, अरे बहुत जल्द, बस थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत जल्द मैं उस रस्म तक पहुंच जाऊंगी। सौदामिनी के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान थी। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, किस रस्म की बात कर रही हो तुम? सौदामिनी ने हैरानी में पीछे पलट कर देखा तो निकी वहां खड़ी थी। उसे देखते ही सौदामिनी सकपकाकर बोली, रहस्य? कैसा रहस्य? निकी गुस्से में बोली, बनो मत, मैंने खुद तुम्हें फोन पे बात करते सुना। तुम कह रही थी कि जल्द ही तुम उस रहस्य तक पहुंच जाओगी। ये सुनकर सौदामिनी बात संभालते हुए बोली, अच्छा वो रहस्य, वो क्या है ना? तुम तो जानती हो कि ये गांव कितना रहस्यमय है, बिल्कुल अलग। मैंने ना यहाँ अभी तक कोई मंदिर नहीं देखा। प्रतीक से पूछा तो उसने कहा कि ये अपने आप में एक रहस्य है। एक मिनट, तुम प्रतीक भैया को प्रतीक कब से बुलाने लगी? निकी ने थोड़ा तल्ख
अंदाज में बोला। वही सौदामिनी ने उससे इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं की थी। अपना बचाव करती हुई वो बोली, मेरी और प्रतीक की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। इनफैक्ट उसने ही मुझे आधे से ज्यादा गांव घुमाया। सौदामिनी की बातें सुनकर निकी हैरान थी कि ये क्या अजीब लड़की है, कभी पीयूष तो कभी प्रतीक भैया। तो बस अपने पब्लिशर से वही बात कर रही थी कि इस गांव में मंदिर क्यों नहीं है, ये रहस्य पता करना है। सौदामिनी अपनी बात पूरी करती हुई बोली। हालांकि निकी को उसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही सौदामिनी अपने सर पे अपना हाथ मारते हुए बोली, आज तो मर ही गई थी। मुझे आगे से सतर्क रहना होगा, खासकर इस निकी से। सौदामिनी इतना तो समझ रही थी कि उसके रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली थी तो वो थी निकी। इधर सुमित्रा हवेली के स्टोर रूम में कलश लेकर गई और उसने कलश को वहां संभाल कर रख दिया। वो स्टोर रूम से बाहर की ओर जा रही थी, तभी उसे किसी चीज के हिलने का आभास हुआ। उसने पलट कर देखा तो कलश खुद ब खुद हिल रहा था। कलश को हिलता देख सुमित्रा धीरे धीरे उसके पास गई। उसके कलश के नजदीक पहुंचते ही कलश का हिलना बंद हो गया। ये देख सुमित्रा ने राहत की सांस ली और वापस स्टोर से बाहर चली गई। उसके जाते ही स्टोर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वहां किसी औरत की शैतानी हंसी गूंजने लगी। सुमित्रा हॉल में आई और वहां बूढ़ी माई एक कोने में बैठी कुछ सोच रही थी। सुमित्रा उनके पास आकर बोली, क्या हुआ माई, किस सोच में हो? माई बोली, कुछ नहीं रानी सा, बस यही सोच रही हूँ कि ये छोटी बहू रानी में कुछ तो खास है। कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर जाती है। सुमित्रा उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो बोली, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी माई, जो कहना है ठीक से कहो। बूढ़ी माई ने अपना घूंघट संभाला और सुमित्रा के कान के नजदीक आकर बोली, रानी सा, उस दिन मैं छोटी बहू रानी को कैद खाने ले गई थी ना, रस्म के लिए। हाँ मालूम है, उसने रस्म निभाई तभी तो मैं ठीक हुई। यही तो है रानी वाली बात से, छोटी बहू रानी ने वो रस्म निभाई ही नहीं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं माई? सुमित्रा उनकी बात सुनकर चौंक सी गई थी। सही कह रही हूँ रानी सा, बहू रानी पे मालिक की शैतानी शक्तियों का असर हो चुका था, लेकिन अचानक वहाँ कुछ अजीब घटा। सुमित्रा बड़े ध्यान से माई की बात सुन रही थी। बोली, क्या अजीब? कुछ बहुत अजीब रानी सा, मैं तो बेहोश हो गई थी। बस मैंने आखिरी बार छोटी बहू रानी को चिल्लाते सुना था, पर उस चीख में भी कुछ अजीब था। उसकी चीख के बाद वहां का माहौल डरावना होने के बजाय शांत हो गया था। माई की बात सुनकर सुमित्रा बड़े असमंजस में थी। वो भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही थी कि निकी में कुछ तो अलग है, पर क्या, वो नहीं समझ पा रही थी। सुमित्रा बोली, माई, अभी इस बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। अच्छा, आज रात आप यहीं रुकना, जैसी आपकी इच्छा रानी सा। सुमित्रा की बात मानकर माई हवेली में रुकने के लिए तैयार तो हो चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज रात हवेली में कुछ ऐसा घटने जा रहा था जिसकी कल्पना भी हवेली में रहने वाले लोगों ने नहीं की होगी। सब लोग रात
रात का खाना खाने डिनर टेबल पर आने शुरू हो चुके थे। निकी भी टेबल के पास आ चुकी थी और सौदामिनी के आने से पहले ही वो पीयूष के बाजू में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सौदामिनी भी आकर एक कुर्सी पे बैठ गई। उसने निकी को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी, मानो उसे ये जताना चाह रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीयूष के पास कोई भी बैठे। सबने खाना शुरू ही किया था कि तभी एक जोर का धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज से पूरी हवेली दहल उठी। सब लोग सहम कर अपनी अपनी थाली छोड़ अपनी जगह से उठ गए और मेन दरवाजे की तरफ देखने लगे। राजा साहब बोले, ये आवाज कैसी? भवानी सिंह बोला, मैं देखता हूँ राजा साहब, शायद हवेली के गेट को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है। ये सुनकर सब हैरान थे। भला भैरवगढ़ में ऐसी हिमाकत कौन कर सकता था, वो भी राज परिवार के खिलाफ? भवानी सिंह अभी 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी हवेली का मेन दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के खुलते ही पूरी हवेली में धुआं भरने लगा। थोड़ी ही देर में हवेली धुएं से पूरी तरह भर गई। कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। राजा साहब बोले, भवानी सिंह, ये क्या हो रहा है? पता नहीं राजा साहब, हम अभी अपने आदमियों के साथ जाकर देखते हैं। लेकिन धुआं इतना घना था कि भवानी सिंह जहां था वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी देर में उन लोगों को किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत हवेली के अंदर आ रही है। थोड़ी देर में जैसे ही हल्का धुआं छटा तो सबने देखा कि मेन डोर से एक खूबसूरत औरत काली साड़ी पहने एंटर कर रही है। वो जैसे जैसे उन सबके नजदीक आती गई, वैसे वैसे हवेली से पूरा का पूरा धुआं गायब हो गया। सबने देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत औरत उन सबके सामने खड़ी है। वो औरत धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ी और उन सबको देखकर मुस्कुराते हुए डिनर टेबल के पास जाकर बैठ गई। उसने एक नजर खाने को देखा और कहा, तुम लोग घास फूस खाना कभी नहीं छोड़ोगे। और उस औरत की आवाज में एक अजीब सा मदहोश करने वाला नशा था। वहां मौजूद किसी की भी इतनी हिम्मत न हुई कि उसे आगे बढ़ने से रोक सके। मानो उन सब पर किसी जादू का असर हुआ हो। वो औरत जाकर सीधे राजा साहब के सोने के सिंहासन पर बैठ गई। उसकी इस हरकत पर पूरा गहलोत परिवार अचंभित था। तभी आरोही बोली, कौन हो तुम और राजा साहब की कुर्सी पर कैसे बैठ गई? वो औरत हंसते हुए बोली, क्यों रे कलावती, तूने इन सबको हमारे बारे में नहीं बताया? कलावती नाम सुनना था कि सबकी निगाहें बूढ़ी माई की तरफ घूम गई। निकी मन ही मन बोली, ओह, तो इस माई का नाम कलावती है। वहीं कलावती के चेहरे से पसीना टपक रहा था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस औरत की हरकत पर भवानी सिंह बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी तलवार खींच ली और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजा साहब के सिंहासन पर बैठो, अभी तुम्हें सबक सिखाते हैं। भवानी सिंह उस औरत के नजदीक पहुंचा ही था कि तभी उस औरत ने अपनी चोटी को हल्का सा झटका दिया। उसकी चोटी अपने आप ही लंबी होने लगी और सीधे जाकर भवानी सिंह के गले से लिपट गई।
सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वहीं ये दृश्य देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में खून उतर आया। कलावती जो अब तक चुप बैठी थी बोली, ये कोई साधारण औरत ना है, ये डायन है, डायन। उन सबने जब ये सुना तो उन सबके होश उड़ गए और सबने डायन की तरफ देखा। कलावती आगे बढ़ी और डायन के सामने सर झुकाकर बैठ गई। कलावती के बैठते ही पूरा का पूरा गहलोत परिवार, यहाँ तक कि सौदामिनी भी उस डायन के आगे सर झुकाकर बैठ गए। डायन के गहलोत परिवार में आने से अब निकी की जिंदगी में और कौन सी नई परेशानियां आने वाली हैं? क्या डायन के कहर से बच पाएगा गहलोत परिवार? आखिर क्या है सौदामिनी का असली मकसद? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।